हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। एक शिकायत है, सब्सक्रिप्शन हो नहीं रहे हैं, कमेंट्स आ नहीं रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट्स भी करिए। आज हम बात करने वाले हैं बायोएनालिटिकल टेक्निक्स यानी टूल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं गेट बी में, उनको पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। An absorption spectrum for a solution is given below. Choose the correct statement regarding the solutions. तो इसके अंदर हमें देख सकते हैं कि हमें कितनी पीक्स दी है, 3 पीक्स दी हैं, 2 पीक्स हैं बेसिकली और एक बैंड है। एज वी नो, जो 260 का जो पीक होता है वो किसके लिए होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए के लिए भी हो सकता है या फिर आरएनए के लिए भी हो सकता है। तो जनरली डीएनए और आरएनए दे एब्जॉर्ब एट 260 नैनोमीटर। 280 जो होता है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स का सिग्नेचर होता है, दैट मींस ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। फिनाइलएलानिन एक और तीसरा जो आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होता है वो एब्जॉर्ब करता है 255 पे। तो जनरली 280 को हम प्रोटीन का सिग्नेचर मानते हैं। नाउ कम्स 480। 480 जो है विजिबल रेंज में आता है और जनरली जो वायलेट या फिर सियान रेंज में फॉल इन करता है। अब लॉजिकली स्टूडेंट विल थिंक कि उसका कलर या तो वायलेट होगा या ब्लू होना चाहिए, तो यानी बी या सी में से कोई आंसर होगा, बट ऐसा नहीं होता। इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन, तो जो भी किसी भी केमिकल एंटिटी का कलर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। बाकी की जो लैम्डा मैक्स है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर ये केमिकल 480 पे एब्जॉर्ब कर रहा है यानी ब्लू कलर रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इसका कलर ब्लू तो नहीं है। तो इसका कलर होगा क्या? तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर या फिर कलर व्हील्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो केमिकल है उस सियान रेंज में यानी ब्लू रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जो केमिकल है मस्ट बी रेड इन कलर। टू योर नॉलेज, बीटा कैरोटीन जो कैरेट में पाया जाता है उसका लैम्डा मैक्स समवेयर 480 के आसपास ही होता है। तो हो सकता है इस केमिकल के अंदर 260 मतलब डीएनए का रिप्रेजेंटेशन हो या आरएनए का, 280 मतलब प्रोटीन का रिप्रेजेंटेशन हो, और जो भी केमिकल एंटिटी है वो रेड इन कलर होगी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। An unknown solution shows two distinct peak at 260 and 280 नैनोमीटर। देखिए जी, क्वेश्चन फिर आ गया। यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो 260 280 का कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके, द सॉल्यूशन में कंटेन, अभी हमने डिस्कस किया 260 किसके लिए होता है? न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, और 280 किसके लिए होता है? प्रोटीन्स के लिए। तो इसका मतलब आप जल्दी से गेस करिए क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 mg of the following peptide was dissolved in 10 ml of deionized water and its spectrum was taken in UV visible spectrophotometer using a quartz cuvette of 1 centimeter path length. तो जो पेप्टाइड दिया गया है उसको अगर आप ध्यान से देखिए, उसमें दिया हुआ है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, सीरीन, ग्लाइसिन एंड एलानिन। As we can see, there is a complete absence of aromatic amino acid which led to the absorption in UV region. तो ट्रिप्टोफान है नहीं, टायरोसिन है नहीं, both of them led to the absorption at 280 नैनोमीटर। We just discussed phenylalanine कहां करता है? 255 नैनोमीटर पे। अगर ये तीनों ही ना हो तो इसके अलावा एक और क्रोमोफोर होता है जो एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, और वो होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 215 से लेकर 220 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि इस पेप्टाइड बॉन्ड में एब्सेंस ऑफ जो आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, तो उसकी वजह से 280 पे तो होगा नहीं, 255 पे भी नहीं होगा। यानी कि कहां हो सकता है मैक्सिमम? पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड दिया हुआ है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होंगे, तो इसका मतलब समवेयर 220 नैनोमीटर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑप्शन होगा ए। Given three samples, L-tyrosine and D-tyrosine and equimolar racemic mixture of L and D-tyrosine, which one of the following methods can help in the identification of the samples? देखिए, जब भी आपको एल और डी टायरोसिन की बात हो रही है यानी कि आप एनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं,
और enantiomers they are only found in optical isomerism. तो यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अल्टीमेटली यहां पर काउंट होगी. ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक इनेंशियोमर से इंटरेक्ट करती है तो इट गेट्स डेविएटेड आइदर लेफ्ट और राइट एंड अकॉर्डिंगली दे आर बीइंग नेम्ड एज लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में. तो यहां पर ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड in the identification of such kind of a samples. A protein solution after 1000-fold dilution gave an absorbance of 0.4 in 1 centimeter path length cuvette at 280 nanometer. Molar extension coefficient दे रखा है 44,000 per molar per centimeter. Find out the approximate concentration of the stock solution. Okay. तो as we know कि Lambert-Beer law क्या होता है? A is equal to molar extension coefficient into concentration into path length. याद रखिएगा यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है. यूनिट आपका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की मोलर्स में है और सेंटीमीटर में है. तो पाथ लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर एंड कंसंट्रेशन विल कम आउट इन द मोलर. याद रखिएगा ये चीज. ओके, सो नाउ सॉल्व इट फॉर दिस. तो एब्जॉर्बेंस हो गया 0.4, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज 44,000, concentration का C and path length is 1. Okay, now if we solve it for C, so it will be 0.4 divided by 44,000 and this value will come out around 0.09 into 10 to power minus 4 molar. याद रखिएगा ये जो concentration आई है ये निकल के आई है diluted की, which was diluted 1000 times. तो original क्या हो जाएगा? 1000 times more concentrated, that means 0.009 molar. अब इसको we can also write as 9 millimolar. That means option आपका D would be the correct answer. Calculate the approximate concentration of a solution with molar extension coefficient. Again Lambert-Beer law पे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या दे रखी है? आपकी E की वैल्यू दे रखी है 650 अगेन पर मोलर पर सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, पाथ लेंथ आपका कितना दे रखा है? 1. ठीक है, एब्जॉर्बेंस कितना दे रखा है? 1. तो 1 डिवाइडेड बाय 650 हो जाएगा, राइट, कंसंट्रेशन निकालने के लिए. और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 0.00154 मोलर. यानी कि हम इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं? 1.54 मिलीमोलर. यानी कि ऑप्शन सी, दैट मींस ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट. Which of the following spectroscopic techniques cannot be used to differentiate the isomers of hydroxybenzoic acid? NMR, UV spectroscopy, IR or mass spectroscopy? देखिए, first of all let's see what are the two isomers of hydroxybenzoic acid and what is their difference. The basic difference lies that whether the hydroxyl group is attached at the meta position with respect to COH or at the para positions. NMR इस चीज को क्या डिफरेंशिएट कर पाएगा? यस, NMR में एक कॉन्सेप्ट होता है नोई, न्यूक्लियर ओवरहॉइजर इफेक्ट. क्या होता है नोई? If there are two protons which are present at a very far, but due to the folding secondary structure बनने की वजह से, अगर if they come closer, let us say, then they can influence each other's signal. We call it as splitting in the NMR. तो यानी कि कहने का पर्पस ये है कि अगर दो OH या H, if they are in near vicinity in 3D, फिजिकलिटी में वो डिस्टेंस हो सकते हैं, बट नियर विसिनिटी में हो 3D में, तो देन दे कैन इन्फ्लुएंस देयर सिग्नल एंड कैन बी इंटरप्रेट बाय द NMR. तो आप मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को NMR के थ्रू तो डिस्कस कर सकते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ इट विल बी यूजफुल? देखिए, दोनों ही केस में जो आपका कॉन्जुगेशन पैटर्न है, रेजोनेंस पैटर्न है, वो बदल जाएगा, विच कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय द यूवी विजिबल. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है दैट हाउ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हियर वुड बी यूजफुल, बिकॉज ओवरऑल मास वुड बी द सेम. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होगा दोनों केमिकल का, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, वो डिफरेंट होगा. तो इवन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू आइसोमर्स. आईआर पे आते हैं. आईआर बेसिकली डिटेक्ट क्या करता है?
IR is very specific for the functional group like COOH. अब COH का जो पीक है वो कार्बोनाइल की पीक आएगी आपकी कहां पर, अराउंड 1750, जो कि इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। आपकी जो बेंजीन है इसका जो आपका रिपीटेड पैटर्न, जो बेंजीन का जो पैटर्न होता है वो अराउंड वेव नंबर होता है 700 ऑनवर्ड सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स, जबकि OH का जो एक हम पाता है वो आता है अराउंड 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तीनों ही पीक एंड बेंड्स दोनों ही केसेस में मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दोनों ही केस में कॉमन रहेंगे। IR cannot be used to differentiate such isomers, and here the option C would be the correct answer. Secondary structure content of protein cannot be determined by CD spectroscopy. याद रख लीजिए, secondary structure मतलब best technique is CD spectroscopy, which is also called as circular dichroism. Best technique है। प्रोटीन्स में CD से बेटर कोई टेक्निक नहीं है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करने की। दूसरे नंबर पे जो टेक्निक आ सकती है NMR। NMR सेंसिटिव है, बट जो डेटा आता है NMR का उसको डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करना। तो हियर NMR कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा इफेक्ट, न्यूक्लियर ओवरहॉइजर इफेक्ट। फ्रेट, फ्रॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बेस्ड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल एंड क्विंचर मॉलिक्यूल अगर वो क्लोज है इन 3D, तो देन जो उनके बीच में फ्रेट जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो अगर वो दूर हैं तो फ्रेट अलग आएगा, और अगर वो क्लोज्ड हैं इन 2D तो वो डिफरेंट आ जाएगा, क्विंचिंग हो जाएगी फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल की। तो फ्रेट भी यूज होती है फ्लोरोसेंस बेस्ड टेक्निक। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में व्हाट वी डू इज दैट एक्सरे इज बीइंग इम्पिंज्ड ओवर अ क्रिस्टल, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टल पे हो रही है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां रह गया? किसी भी चीज को आप क्रिस्टल बना देंगे तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां रह गया? आपने उसमें से वाटर निकाल लिया। तो इसका मतलब एक्सरे क्रिस्टोग्राफी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following technique cannot detect free radicals? ESR, UV and visible spectroscopy, NMR, याद रखिए न्यूक्लियर ओवरहॉइजर इफेक्ट दिया है, नोई दिया है, एंड एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। एक और क्वेश्चन देखिए एक्सरे क्रिस्टोग्राफी पे आ गया, इसमें भी आंसर एक्सरे क्रिस्टोग्राफी होगा। फिर से समझते हैं क्यों, आप समझ ही गए होंगे एक्सरे क्रिस्टोग्राफी क्यों होगा, क्योंकि आप क्रिस्टल पे बात कर रहे हैं। ESR इस तरह के केसेस में सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है फॉर फ्री रेडिकल। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एक फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या करता है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन हैव अ स्पिनिंग मोशंस एंड दे हैव अ स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको डिटेक्ट कर सकता है ESR। यूवी इनविजिबल कैसे करेगा? बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल जो रेजोनेंस बिहेवियर है, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, वो डिस्टर्ब होते हैं, और इसकी वजह से यूवी इनविजिबल में जो सिग्नल है वो भी इंफ्लुएंस होंगे। एनएमआर कैसे डिटेक्ट करेगा? एनएमआर में अभी हम बात कर रहे थे प्रोटॉन्स की, तो यहां पे फ्री रेडिकल कहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे? तो एनएमआर में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इंड्यूस्ड न्यूक्लियर पोलराइजेशन, यानी कि CIDNP इफेक्ट। और इसका मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, अगर फ्री रेडिकल्स हैं तो जो एनएमआर के सिग्नल्स हैं वो या तो पॉजिटिवली एनहांस हो सकते हैं या फिर वो डिमिनिश हो जाते हैं। तो यानी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस और एब्सेंस में आपके एनएमआर सिग्नल्स जो हैं बिकॉज ऑफ CIDNP इफेक्ट वो चेंज हो जाएंगे। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में एज वी हैव सीन कि जो क्रिस्टल है वो यूज होगा, फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट दिखेगा नहीं। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो है कैन नॉट डिटेक्ट द फ्री रेडिकल, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Major limitation of using NMR to determine protein structure is resolution is poor, resolved structure is not reliable, difficult to interpret the data for larger protein, or difficult to interpret the data for smaller protein. देखिए, you can also guess the what is the answer. Larger protein simply means you require big machines with big magnets. और इन प्रोटीन्स का जो डेटा आएगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट विद द अवेलेबल एल्गोरिथम। सॉफ्टवेयर जो है वो इतने बड़े प्रोटीन्स का डेटा को अभी इंटरप्रेट करने के लिए कंपेटेबल नहीं है। थिंक अबाउट दिस मैन, he is none other than the father of NMR of doing proteins. That means NMR को अगर किसी ने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में यूज किया है तो इन्होंने यूज किया है, who got Nobel Prize for doing things, and he is none other than Kurt Ruttich.
he is also facing difficulties in doing NMR of larger proteins more than 50 kD. बहुत ज्यादा मशीन चाहिएगी विद ह्यूज मैग्नेट्स, और जो डेटा आएगा उसके लिए जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स है उनमें रिफाइनमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत आई पड़ी है. तो हियर द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Raman spectroscopy deals with the changes in electronic states, molecular rotational and vibrational states, rotational states of the nuclear spin, or electronegativity of the amino acid. देखिए, most of the time students gets confused between these three techniques, UV visible, IR and Raman. ये कब और किस चीज को डिटेक्ट करती है? तो इफ यू हैव सीन दिस जैबलोंस्की डायग्राम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डायग्राम, तो आपने देखा होगा दैट द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस हैपेंस बाय एब्सॉर्बिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, राइट? यहां से यहां से यहां. So you require more energy, and energy is inversely proportional to the wavelength. That means अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करना है, you require more energy and less wavelength, which can be provided by UV. So UV जब जब होगा तब तब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे. Each electronic transition level itself is made up of several vibrational levels as well as some minor rotational levels. तो जब भी आपको वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस कराने होंगे तो आपको एनर्जी कम चाहिएगी, यानी वेवलेंथ ज्यादा चाहिएगी, विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय आईआर. तो आईआर को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. एंड ईच वाइब्रेशनल लेवल्स हैव स्मॉलर रोटेशनल लेवल, यानी कि फर्दर आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी एनर्जी फॉर सच ट्रांजिशंस. यानी कि फॉर रोटेशनल ट्रांजिशंस यू रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी and higher wavelength of microwave. So Raman spectroscopy relies over the microwave for studying basically the rotational level and to an extent of vibrational level. So Raman spectroscopy deal with the changes in molecular rotational and vibrational states. Option B is the correct answer. Lung cancer can be detected at an early stage by bone marrow test, blood test, MRI scans और जीन सीक्वेंसिंग. आप सोच रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एनी एग्जाम. एनी बायोटेक एग्जाम इनवाइट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द यूवी एंड एनएमआर. तो ये सबसे 2 सेलेबल पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. लंग कैंसर की बात करें तो इनिशियल स्टेज में लंग कैंसर होना है और उसकी स्टडी के लिए एटलीस्ट ब्लड टेस्ट तो यूज नहीं हो सकता, बिकॉज ब्लड टेस्ट can be useful to an extent at the later stage, last stage पे. ल्यूकीमिक अगर हो गया तो वहां पे तो आप स्टडी कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में नहीं कर सकते जहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है. एक्चुअली यू यूज द सीटी स्कैन या फिर एमआरआई. एमआरआई इज एन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनएमआर बेसिकली. अगर हम एनएमआर करें वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट इन आवर बॉडी, याद रखिए वाटर मतलब प्रोटॉन्स हैं, तो हमारी बॉडी के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर हम एनएमआर करें तो व्हाट विल हैपन एमआरआई में. मान लीजिए इफ देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड विच मींस वाटर एक्चुअली, तो देन एनएमआर सिग्नल इस जगह के क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे. बट समहाउ इफ देयर इज अ ब्लॉकेज टू एन प्लेस, तो वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो डिफरेंट होगा और यहां का जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब होगा, विच विल बी सीन एज अ क्या, एज अ ब्लैक हेड. एक ब्लैक चीज दिखाई देगी, ब्लैक वैक्यूम वॉइड दिखाई देने लग जाएगा आपके एमआरआई स्कैन्स में. एंड दैट इज वेयर लंग कैंसर, इवन अगर आपका ट्यूमर जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, वो सीटी स्कैन एक और टेक्निक होती है या फिर एमआरआई इज द बेस्ट टेक्निक. नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, इसमें आपका सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, एंड दैट्स वेयर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर इवन ट्रॉमा और सच काइंड ऑफ अ इनिशियल ट्यूमर डिटेक्शन. तो ऑप्शन सी वुड बी द correct answer. The limit of resolution of a light microscope is determined by. Okay, माइक्रोस्कोपी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो माइक्रोस्कोपी पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर. तो ये होता है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो अगर आप ध्यान से देखें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में जो आपका एलओआर है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली आपके लैम्डा से, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट. मटेरियल ऑफ द लेंस नो, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट नो, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कहीं भी फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज रिफ्लेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. ऑप्शन ए इज द
correct answer. Calculate the minimum LOR that can be achieved using a visible light in optical microscopy. Okay, फॉर्मूला लगाते हैं. LOR का फॉर्मूला क्या था? LOR का फॉर्मूला था 0.61 लैम्डा. लैम्डा मतलब विजिबल लाइट दे रखा है, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 टू 700 होता है. तो मिनिमम लाइट क्या हो गया? 400. तो दैट मींस 400 नैनोमीटर. एंड नाउ न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू दे रखी है 1.5. if you will solve this 0.61 into 400 by 1.5, तो वैल्यू आएगी आपका अराउंड 162.67 नैनोमीटर. That means somewhere around 160 nanometer. Option A is the correct answer. The resolving power of a microscope can be increased. Okay, the resolving power LOR को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए 0.61 लैम्डा बाय न्यूमेरिकल एपर्चर. अब ये जो न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू हम जितनी बढ़ाएंगे उतना ही LOR कम होगा. आप सोच रहे होंगे हमें LOR इंक्रीज करना है. नो, LOR की वैल्यू जितना कम होती है उतना ही बेटर रेजोल्यूशन होता है. तो रिजॉल्विंग पावर विल बी बेटर इफ द न्यूमेरिकल एपर्चर विल बी इंक्रीज. अब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल एपर्चर होता क्या है? तो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर. यानी सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है उसको आप कितना डिटेक्ट कर पाते हो, यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल बन रहा है उसको आप कितना डिटेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लाइट गैदरिंग कैपेसिटी. Supposedly, if we increase the diameter of the objective lens, so now we can get more light from emanating from the sample, and that's where the resolving power will increase because numerical aperture आपने क्या कर दिया? Increase कर दिया. That's where by increasing the diameter of the objective, the resolving power of a microscope can be increased. Option C is the correct answer. Resolution power of TEM is of the sub-nanometer level. This is because again वही formula. LOR क्या होता है? LOR होता है 0.61 lambda by numerical aperture. LOR is directly proportional to the lambda. If you will increase the lambda, LOR बढ़ेगा यानी resolving power कम होगी. If you decrease it, तो LOR की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. दैट मींस रिजॉल्विंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी. रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू जितनी कम उतना बेटर. ओके, नाउ जो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेम जो होती है वो 2 मिलियन टाइम्स होती है. किससे बेटर? किससे? लाइट माइक्रोस्कोपी से. और वो क्यों हो पाती है? बिकॉज जो लैम्डा है लाइट माइक्रोस्कोपी की वो 100,000 टाइम्स ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से विच आर यूज्ड इन द टेम. सो टेम, owing to the fact they have 100,000 times less lambda, उनकी 100,000 times better resolving power हो जाएगी. So that means electron beam have much shorter wavelength than visible light. Option C is the correct answer. Again in TEM, a beam of electrons interact with the specimen to form the image as scattering, no. Diffraction, no. Reflection, no. ये तीनों आपके सेम में यूज होते हैं कॉन्सेप्ट. रिमेंबर दैट. सेम में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है किसी भी सैंपल से तो जो भी स्कैटर्ड होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं और इवन डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द इमेज. तो वो सेम का कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पर शेडो होगा. अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक 3D अपीयरेंस हो रहा है, शेडो हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्टेनिंग, और यहां पर आप टेम यूज कर रहे हैं. So basically here the option D would be the correct answer. The rate of sedimentation of a particle is dependent on the centrifugation का क्वेश्चन है. Density of the particle only, size of the particle only, viscosity of the medium only, or size and density of the particle along with the viscosity of the medium. देखिए whenever a sedimenting particle who is traveling in a liquid, तो उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है, द रेट एट विच इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, वो डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट? द साइज ऑफ द पार्टिकल. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मीडियम, एंड ऑल्सो ऑन द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड. तो यानी कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज
and density of the particle along with the viscosity of the medium, and साथ में applied centrifugal force भी है. So option D is the correct answer. The S in the ribosomal subunit represents differential solubility of the ribosomal proteins, differential sedimentation rate during centrifugation, number of single-stranded ribosomal RNA, or the source organism. As we know, if a particle has to sediment, यानी settle करना है in a given medium, so the rate, the velocity at which it will settle down at the bottom, उसको express किया जाता है generally a unit called S. S की जो units होती हैं वो होती हैं time domain में, यानी कि seconds में. 1 S is equal to 10 power minus 13 second. And ये S क्या है? S was basically used from a word called or a name called Sebsworth, who was the discoverer of the ultracentrifuge. So in honor of Sebsworth, we use the unit S. तो यानी कि जो S है in a ribosomal protein वो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट सेडिमेंटेशन रेट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. अगर किसी का जो S है वो ज्यादा वैल्यू ले रहा है या कम वैल्यू ले रहा है फॉर सेटलिंग डाउन, उसको हम S में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. In a centrifugation experiment, the rotor speed was set at 42,000 rpm. The angular velocity यानी कि W of the rotor in radians per second when it reaches maximum speed would be, okay, so the formula of angular velocity with respect to rpm क्या होता है? 2 pi rpm by 60. तो हमारा जो rpm कितना दे रखा है? 42,000. इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 into 3.14 into 42,000 rpm divided by 60. तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी रेडियन में, and this value will come out around 4396 रेडियन. इसका मतलब 4396 रेडियन पर सेकेंड, which will be close to 4400. That means option B. Match the coefficient in list 1 with their corresponding downstream processing steps given in list 2. Okay, sedimentation coefficient. Okay, sedimentation coefficient we have just discussed. What was that? It was the rate at which a particle settled down during centrifugation. So A का होगा 4th, यानी कि either option C और D. Okay, partition coefficient. Okay, partition coefficient जो होता है वो यूज होता है aqueous two phase extraction में, यानी कि अगर आप दो phases ले लें, एक polar and एक non polar, that means two immiscible liquids, और उसमें how many chemicals are distributed, how many solutes are distributed in polar and how many are distributed in non-polar, it is decided by the partition coefficient. So that means B will go to the first. Okay, that means option D होना है. चलिए आगे देख लेते हैं. Rejection coefficient. Rejection coefficient क्या होता है? Rejection coefficient is a measure of the ability of the membrane to separate salt from the feed solution. यानी कि किस सॉल्ट का कितने मॉलिक्यूलर वेट को रिजेक्ट करेगी कोई भी मेम्ब्रेन, तो वो हो गया आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन. दैट मींस रिजेक्शन कोफिशिएंट हो गया आपका किसके साथ? 2 के साथ. सी हो गया 2 के साथ. जबकि एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी केमिकल का ड्यूरिंग डायलिसिस वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है, वो कितना ट्रेवल कर सकता है, कितना उसका ट्रांसपोर्ट नंबर है, वो सब हम रिलेट कर सकते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट. सो हियर द डी वुड बी क्लोज टू थर्ड. ऑप्शन D would be the correct answer. Agarose gel electrophoresis. Yes, we were expecting कि electrophoresis के क्वेश्चन क्यों नहीं है. Agarose gel electrophoresis is routinely used for the analysis of DNA preparation. Which of the following cannot be achieved by this electrophoresis? Okay, separation of different molecular conformation. Yes, we know कि agarose electrophoresis में आपके close circular, ओपन, निक डीएनए सब अलग अलग डिफरेंट माइग्रेशन वेलोसिटी पे ट्रेवल करते हैं, तो ए तो होगा करेक्ट. चलिए, स्टडिंग ऑफ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन ये भी हो कर सकते हैं किससे? डीएनए फुटप्रिंटिंग से. तो चलिए ये भी करेक्ट है, आप एग्रोज वहां पे भी यूज करते हैं. रिजॉल्विंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी होगा. डीएनए सीक्वेंसिंग, याद रखिए मैक्सम गिलबर्ट हो या सेंगर हो, वी यूज एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस बट just for the purpose of separating DNA fragments, not for the sequencing purposes. Sequencing का concept अलग है. It's basically a chemistry reaction or biochemical reaction, just as we see in the Senger's method. So here the DNA sequencing cannot be done. The purpose of DNA sequencing,
वो नहीं हो सकता. Yes, agarose gel electrophoresis यूज जरूर होती है, but it is mere as a method of separation of DNA fragments. Okay, so here the option B would be the correct answer. The rate of migration of the DNA fragment through an agarose gel is determined by. Okay, जो rate of the migration है DNA का through gel, it is dependent on what? Agarose concentration पे depend करता है, DNA के conformation पे depend करता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है, बफर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, एग्रोस के टाइप्स पे डिपेंड करता है, बट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है डीएनए का साइज. दैट मींस हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन डीएनए लेंथ. तो इसका मतलब ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट द रेट ऑफ अ माइग्रेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट through an agarose gel is determined by the how many number of nucleotides are present in a fragment. Option A. Polypeptide with identical molecular weight can be separated by gel filtration, SDS-Page, isoelectric focusing or Western blot. देखिए, whenever you have a identical molecular weight group of proteins या फिर close to identical molecular weight group of protein, तो आप यूज कर सकते हैं concept of PI. PI क्या होता है? It is a pH at which the molecule have equal amount of positive and negative charge. अब how you will use? देखिए, सभी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है बट पीआई तो डिफरेंट होगा, यानी कि आपके हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट पीआई होगा. तो अगर आप एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ पीएच, तो हर मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन देयर पीआई वो वहां पे जाके इमोबिलाइज हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग. सो ऑप्शन सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. Which of the following technique is the most appropriate for the resolving the proteome of a bacterial cells? Again वही क्वेश्चन आ गया. अब देखिए, प्रोटियोम जब आपको रिजॉल्व करने होते हैं तो बेस्ट टेक्निक है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कपल्ड विद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्वेश्चन का आंसर पूरा होना चाहिए. देखिए, और इसी को हम बोलते हैं प्रोटियोम एनालिसिस. 2D gel electrophoresis में what we do? First we separate the molecules based on their PI. Just we have discussed during the isoelectric focusing. और एक बार अगर molecule based on their PI is being separated through isoelectric focusing, then हम उसका जो orientation है वो change करके we separate in 2D based on their molecular weight. तो now जितने भी प्रोटीन अगर उनका सेम मॉलिक्यूलर वेट है वो पीआई के बेसिस पे सेपरेट हो गए, और अगर सेम पीआई है तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट दे आर बीइंग सेपरेटेड इन सेकंड डायमेंशन. नाउ दीज पॉइंटर्स, दीज डेटा आर बीइंग पिक्ड अप. ये जो पेप्टाइड्स या जो भी कॉलोनीज आई हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम पिक करेंगे एंड देन वी कैन सेंड फॉर द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड नाउ दैट प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड लेटर. So here the 2D gel electrophoresis is a best technique to separate or resolve the proteomes of any bacterial cell. But याद रखिएगा mass spectroscopy करवाना पड़ेगा आपको. Okay, so option C would be the correct answer. Low expression of a protein is observed in a given tissue. Which of the following technique will be used to determine whether the defect is at the transcription level or translation level? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्लॉटिंग इज द बेस्ट टेक्निक. अगर कोई भी चीज डीएनए लेवल पे है, गो फॉर सदर्न. ठीक है. अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे है, कोई भी चेंजेस आपको पता करना है, गो फॉर नॉर्दर्न. और अगर उसका प्रोटीन लेवल यानी ट्रांसलेशन लेवल पे है, गो फॉर वेस्टर्न. तो यहां पर क्या आंसर होगा? आंसर होगा नॉर्दर्न फॉर द ट्रांसक्रिप्शन लेवल ऑफ एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलेशन लेवल के लिए वेस्टर्न. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ये जो ब्लॉटिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े अट्रैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरह के पूछे जाते हैं एंड ऑफन कंफ्यूजिंग होते हैं. एक काम करते हैं, वील गिव यू दिस कंपास जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं उनका और उनका पर्पस हमने मेंशन किया हुआ है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, कीप इट एट अ सेफ प्लेस. ये आपको एक क्वेश्चन दे जाएगा. आगे चलें. A student carried out expression analysis of a gene in a cancer cell line using both northern and western blotting. अगर northern किया है तो यानी कि आरएनए की बात की है, एंड अगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग की है तो इसका मतलब प्रोटीन की बात की है. ओके. ही ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग सिग्नल. दैट मीन्स अगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग सिग्नल कम आ रहे हैं तो यानी प्रोटीन पे कुछ कुछ हो रहा है, यानी प्रोटीन इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड एक्चुअली. बट नो चेंज इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सिग्नल. दैट मीन्स आरएनए जो है, एमआरएनए वो परफेक्ट है, उसके सिग्नलिंग में कोई इशू नहीं है.
compared to normal cell. In this context, which of the following statement is correct? ये तो बहुत सिंपल है. There is a constancy of mRNA but decrease in protein. ढूंढते हैं इसको ऑप्शन में. There is a decrease in PTN यानी प्रोटीन mRNA expression but no change in the PTN protein. नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो उल्टा हो जाएगा. Okay, there is a decrease in protein mRNA expression but no mutation in, ये भी गलत है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. There is a decrease in PTN protein level but no change in PTN mRNA. Yeah, this is correct. यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपके नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में कोई सिग्नल में इशू नहीं है, दैट मींस mRNA एक्सप्रेशन इज करेक्ट, बट वेस्टर्न ब्लॉटिंग में सिग्नल डाउन हो गए, दैट मींस प्रोटीन इज नॉट बीइंग फॉर्म. So that means there is a decrease in the protein but no change in the mRNA expression in the cancer cell. Option C. Identify the form of a chromatography, reverse phase or gel filtration as shown in the chromatogram. Okay, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझ लीजिए रिवर्स फेज होता क्या है. रिवर्स फेज से पहले हमें समझना में आना चाहिए नॉर्मल फेज क्या था. जो फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो स्वेट थे, उन्होंने एक सिस्टम यूज किया था. ही हैज यूज्ड मोबाइल फेज एज एन हेक्सेन, राइट, एंड स्टेशनरी फेज उन्होंने जो यूज किया था, उन्होंने यूज किया था पेपर, सेलुलोज पेपर. ठीक है, तो जो आपका सेलुलोज पेपर है उसको हम बोल सकते हैं इट इज अ पोलर, जबकि हेक्सेन है वो है नॉन पोलर. So if your mobile phase is non-polar, stationary phase is polar, that means you are talking about the normal phase chromatography. Just reverse कर दीजिए इसका, that means mobile phase आपका क्या है? Polar, and stationary phase क्या है? Non-polar. Then you are talking about the reverse phase. So now in the reverse phase, mobile phase कैसा है? Polar. तो अगर polar है तो it will take away the polar things. Salt को वो लेके चलेगा अपने साथ, जबकि stationary phase पे क्या रह जाएगा आपका? वो रह जाएगा नॉन पोलर चीजें. तो अगर आपका सॉल्ट पहली पीक में आ रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, दैट मींस ए वुड बी द रिवर्स फेज. नाउ एज फार एज जेल फिल्ट्रेशन इज कंसर्न, यहां पे साइज का मैटर हो जाएगा. प्रोटीन ओइंग टू द हाई साइज या लार्ज साइज, तो वो आपकी हमेशा पहली पीक बन के आता है. और सॉल्ट वो हमेशा, चाहे आप कितना भी प्रोटीन ले लीजिए, कितना भी स्मॉल प्रोटीन ले लीजिए, सॉल्ट विल ऑलवेज बी अपीयरिंग एज अ वेरी लास्ट पीक. इसीलिए जेल फिल्ट्रेशन में एक कॉलम होता है G25 विच वी यूज फॉर डीसॉल्टिंग पर्पसेस, यानी रिमूवल ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट तो हमेशा जेल फिल्ट्रेशन में सबसे लास्ट में ही आएगा. व्हाटसोएवर आप कितना भी छोटा प्रोटीन ले लीजिए, सॉल्ट हमेशा लास्ट पीक आएगा, राइट. सो हियर द बी वुड बी द जेल फिल्ट्रेशन. चलो देखते हैं, ए आपका आरपी होना चाहिए, बी आपका जेल फिल्ट्रेशन होना चाहिए, विच मीन ऑप्शन बी. Chromatography is a powerful technique for the separation of biomolecules from their crude mixtures isolated from natural sources. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया. Alkaline phosphatase which has a PI of 5. चलिए पहले इसको समझ लीजिए before we extend to the question. PI कितना है? 5 है. So at 5 alkaline phosphatase will have equal amount of positive and negative charge, right? Okay, now let's move. Now it can be best separated from such a mixture of protein in a pH of 7. Okay, so is protein whose PI is 5, if we keep at a high pH, it will experience 100%, almost close to 100% of negative charge. अब अगर हमें किसी भी प्रोटीन जिसका नेगेटिव चार्ज है उसको सेपरेट करना है, तो विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स वी वांट? वी वांट पॉजिटिवली चार्ज्ड मैट्रिक्स. और कौन सी मैट्रिक्स ऐसी होती है पॉजिटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स होती है DEAE, डाइथाइल अमीनो इथाइल और क्वाटर्नरी अमीनो इथाइल. और ये वाली जो मैट्रिक्स होती हैं ये होती हैं आपकी एनाइन एक्सचेंजर. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनाइन होगा या कैटाइन होगा. याद रखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स का नाम है वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ चार्ज यू वांट टू सेपरेट. उन पे कैसा चार्ज है उस पे नहीं डिफाइन होता, किस चार्ज को आप सेपरेट करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू सेपरेट नेगेटिव चार्ज यू हैव टू यूज एनाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. If you want to separate positive charge, you have to use cation exchange chromatography. जेल फिल्ट्रेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, आरपी का भी कोई रोल नहीं. तो आप इस केसेस में you are going to use the anion exchange chromatography, right? So option A would be the correct answer. From the table given below, what is the overall protein yield? Okay, 100%, 20%, 70% or 80%.
क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप का है, बिकॉज जनरली अगर हमें प्रोटीन की टर्म्स में यील्ड करना होता है तो देन जो आपके फाइनल स्टेप पे प्रोटीन आया है विद रिस्पेक्ट टू टोटल, उसका कितना यील्ड है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइडियली इट शुड बी 3/10,000 इंटू 100 होना चाहिए था प्रोटीन यील्ड, ठीक है। और अगर हमें एक्टिविटी की टर्म्स में यानी हाउ मच एंजाइम एक्टिविटी इज देयर, तो देन 45,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख जो भी निकलेगा वो 45% निकलना चाहिए था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग है, आंसर ना तो 3% है, ये 3 से रिलेटेड है, ना 45 से रिलेटेड है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? दो तरीके से हम इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं टेंटेटिवली। फर्स्ट, अगर इफ वी लुक एट द अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन स्टेप, अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स। So if I take the 280, which is the protein volume with respect to the crude volume, that means 280 divided by 1400 into 100, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो you'll see the answer will be close to 20%। तो आंसर जो है वो 20% के आसपास ही आना चाहिए। अगर आप इसको टू बी मोर प्रिसाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए इस स्टेप पे हमने कितना यील्ड डिजर्व किया है, 96/100 आउट ऑफ 100। फिर उसके बाद अगले स्टेप्स पे हमने क्या किया है, 80 आउट ऑफ 100%। नेक्स्ट स्टेप पे 60 आउट ऑफ 100 एंड उसके अगले स्टेप पे कितना किया है हमने, 45 आउट ऑफ 100। याद रखिएगा ये है एक्टिविटी की टर्म्स में, तो ये इनडायरेक्टली है। आप इस वाले मेथड को ज्यादा बेटर रिलाई कर सकते हैं। जो भी हम कैलकुलेट अभी कर रहे हैं वो एक्टिविटी की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका क्लोज टू 20% अगेन। दैट मीन्स आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ही। बट अगेन वी आर सेइंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग तो है। Which of these technique cannot differentiate between identical twin? DNA fingerprinting, yes, this is the answer. आइडेंटिकल ट्विन मतलब मोस्ट और लेस आपका जो डीएनए है बिटवीन द ट्विन्स वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो रेजोल्यूशन हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिलता है आज की डेट में, वो एटलीस्ट उसने माइनर डिफरेंसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, आप होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने चाहेंगे तो देन यस यू कैन डू दैट, तब आप वो डिफरेंसेस पता लगा सकते हैं जो माइनर डिफरेंसेस होंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनसे आप इतने माइन्यूट डिफरेंसेस को नहीं पता कर सकते। फिंगरप्रिंट, यस, फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो इवन आइडेंटिकल ट्विन्स के भी डिफरेंट होते हैं। और कर्व एनालिसिस भी आप यूज कर सकते हैं, टीएम मेल्टिंग कर्व जो एनालिसिस है उसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज माइनर जो डिफरेंसेस है वो भी चेंज हो जाएंगे। बट रिमेंबर हाई रिजोल्यूशन वाला यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल टीएम से भी नहीं पता लगेगा। तो हियर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है वो आप एटलीस्ट यूज नहीं कर सकते। अभी रिसेंट जो स्टडीज आ रही हैं उसमें दे आर जस्ट ट्राइंग टू रिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू अ लेवल सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्विन्स। तो एटलीस्ट अवेलेबल टेक्निक्स में आज की डेट में तो नहीं है, बट यस फ्यूचर्स में उन टेक्निक्स पे काम चल रहा है सो दैट इवन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जीनोम ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। आरटीपीसीआर इज यूज्ड टू स्टडी, आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। और जब भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है देन आपका सैंपल जो है स्टार्ट करेगा किससे, आरएनए बेस्ड। जनरली कोविड टाइम में आरटीपीसीआर बहुत सुना गया है, तो दैट मींस आरएनए वायरस होता है कोरोना, राइट। तो नाउ आपका आंसर क्या होना चाहिए, आरएनए एक्सप्रेशन लेवल। एक बार देख लेते करते क्या है आरटीपीसीआर में। सो वी स्टार्ट विद द आरएनए सैंपल, यूज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विद अ प्राइमर। और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो इस प्राइमर को एक्सटेंड करता है एंड इट सिंथेसाइज अ सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग आरएनए टेम्पलेट। नाउ इसमें से आरएनए को हम हटा देते हैं थ्रू आरएनएज एच एक्टिविटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड नाउ अनदर टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज बीइंग मेड बेस्ड ऑन द सीडीएनए टेम्पलेट। और इस तरीके से आरएनए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सीडीएनए में, एंड दिस टेक्निक इज ऑफन यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सीडीएनए लाइब्रेरी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में भी, राइट। तो आरटीपीसीआर इज यूज्ड टू स्टडी द आरएनए एक्सप्रेशन लेवल, कितना आरएनए हुआ है, एंड वी कैन इवन गो अप टू द मेकिंग ऑफ सीडीएनए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच द कंपोनेंट ऑफ लिस्ट 1 with those of list 2. Okay, cooperative binding of
आपका ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। एज वी नो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हिल प्लॉट से। सो द ए विल बी कनेक्टेड विद फोर्थ, आर्चीबाल्ड हिल। Production of monoclonal antibody, blindly Caesar-Milstein. Okay. X-ray diffraction pattern of myoglobin. Yes, you should learn from this man. He was passionate to solve the X-ray diffraction pattern of myoglobin and he got Nobel Prize for it. बहुत टाइम लगा था इनको इसको सॉल्व करने में, but he was passionate about his work. We should learn from this man. Now comes the formation of ES complex in catalysis. जनरली जब भी हमारी एंजाइम्स की बात होती है, माइकलिस मेंटन कम्स इमीडिएटली इन आवर माइंड, बट बिफोर हिम और बिफोर बोथ ऑफ देम, विक्टर हेनरी वाज द नेम इन दिस फील्ड। ओके, सो ए क्या होगा? ए का होगा फोर्थ, दैट मींस आइदर बी और डी। बी का होगा आपका क्या? 1, दैट मींस ऑप्शन बी होने वाला है। सी का होगा आपका क्या? 2 एंड डी का क्या होगा? 3, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, इसको हम एडमंड रिएजेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए या अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग के लिए यूज होता है, एडमंड मेथड। efficiently reacts with amino group of proteins. Okay, that's very easy. Let's look at the Edmond method. इसमें हम क्या करते हैं? We use phenyl isothiocyanate यानी कि एडमंड रिएजेंट, जो कि हाई पीएच पे रिएक्ट क्या करता है? अमाइनो ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड से रिएक्ट करता है, एंड देन थ्रू थायोहाइडेंटोइन। थायोहाइडेंटोइन केमिकल स्पीशीज होती है जिसका एक कलर होता है, राइट? तो डिफरेंट अमाइनो एसिड गिव्स अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कलर, जिसको हम बाद में डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? To cut it short, Edmond reagent, phenyl isothiocyanate reagent, high pH पे काम करेगा, right? So that means the option has to be under alkaline condition. Option C is the correct answer. In ELISA technique, the formation of a product is monitored as, that's very easy. एक बार ELISA देख लेते हैं, यहाँ पे indirect ELISA दी गई है. So antigen is detected by the primary antibody, which itself is detected by the secondary antibody, और secondary antibody पे लगा होता है हमारा enzyme. If you will give this enzyme a substrate, तो ये chromogenic यानी colored product बनाएगा. तो अगर कलर आ रहा है, दैट मीन्स आपका एंजाइम वर्क कर रहा है, और अगर एंजाइम वर्क कर रहा है तो यानी सेकेंडरी बॉडी एंटीबॉडी है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी तभी हो सकती है जब प्राइमरी एंटीबॉडी हो, और अगर प्राइमरी एंटीबॉडी है तो यानी एंटीजन है। दैट्स हाउ ELISA कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन बाय seeing the change in the color intensity. Option C is the correct answer. The concentration of ligand is equal to Kd, dissociation constant, when the fraction of the ligand bound to the protein is. Okay, so इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज सैचुरेशन इज इक्वल टू द ligand concentration डिवाइडेड बाय ligand प्लस Kd। ठीक है जी, अब ligand concentration वो किसके इक्विवेलेंट है? Kd वैल्यू के इक्विवेलेंट। तो दैट मींस कैन वी से कि ligand इज इक्वल टू द ligand प्लस ligand, क्योंकि जो आपका Kd है और ligand concentration इक्वल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू द 1/2 रेशियो, दैट मींस ऑप्शन ए। ओके, इसी के साथ हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट होंगे, एंड विज्ञान घर आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा आपके हर एग्जाम में। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ कनेक्ट रहिए, भर भर के कमेंट करिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।